अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रेड जोन। मैं हूं अरीज फातिमा। हम प्रोग्राम में बात कर रहे हैं निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ चूँकि 3 रोज़ा दौरे पर मुत्तहिदा अरब इमारात रवाना हो गए हैं और तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक जो निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ हैं वो वहाँ पर UAE के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ैद से भी मुलाकात करेंगे। सियासी, तिजारती, इक्तसादी सरमायाकारी के साथ साथ जो सकाफती है और फिर इसके साथ साथ वहाँ पर दोनों ममालिक के जो लोगों के दरमियान ताल्लुकात हैं उनको भी बेहतर बनाने के मौके फराहम किए जाएंगे। इस मुलाकात में मज़ीद और क्या कुछ होगा और निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का ये दौरा एक बहुत बड़ा सवालिया निशान भी है कि ये दौरा कितने दिनों तक जारी रहेगा। 3 रोज़ा तो कहा जा रहा है, लेकिन साथ साथ ये भी खबरें आ रही हैं कि शायद कहीं पर 2 रोज़ा है और शायद इससे ज़्यादा भी बढ़ सकता है ये दौरा। फिर प्रोग्राम में हम बात करेंगे महंगाई की, चूँकि सर्दियों की आमद के साथ साथ ना सिर्फ गैस के बहरान में शिद्दत आई है बल्कि गैस के जो बिल हैं उनमें होशरुबा इजाफा हुआ है। ये इजाफा क्यों हुआ है और इस इजाफे की वजह से पाकिस्तानी अवाम शदीद परेशान भी है क्योंकि अखराजात बहुत ज़्यादा हैं, तनख्वाहें बिल्कुल भी नहीं हैं। और फिर प्रोग्राम के आखिर में हम बात करेंगे FBR में जो रिफॉर्म्स हो रही हैं, ये रिफॉर्म्स क्यों हो रही हैं और नॉन फाइलर्स के लिए जो ज़मीन तंग की जा रही है उस पर हमारा तज्जिया होगा। हस्बे मामूल जो एनालिस्ट हमारे साथ पैनल पर मौजूद हैं, ख्वाजा मतीन साहब और सनाउल्लाह खान साहब प्रोग्राम में मौजूद हैं। ख्वाजा मतीन साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगी चूँकि निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब कहा यह जा रहा है खबरों के मुताबिक कि 3 रोज़ा दौरे पर वो मुत्तहिदा अरब इमारात रवाना हुए हैं और तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक ये भी कहा गया है कि ये जो दौरा है निगरान वज़ीर आज़म का, इसके दौरान वो वहाँ के जो सदर हैं उनसे भी जाहिर है कि मुलाकात करेंगे। सबसे पहले तो ये बताइएगा और अपना पॉइंट भी ऐड कीजिएगा कि सर इन मुलाकातों की ज़रूरत बार बार क्यों महसूस होती है? जी, बात यह है कि बड़े दिनों से खबरें आ रही थीं जब से SIFC का क़याम अमल में आया है जी कि बड़े पैमाने पर कुछ ममालिक पाकिस्तान में सरमाया करने के लिए आमादा हो रहे हैं। अभी जो खबरें आई हैं कि जब निगरान वज़ीर आज़म जा रहे हैं वहाँ UAE में और कुवैत का भी दौरे का इरादा रखते हैं, $20 बिलियन तक की जो ऑफिशियल खबरें आई हैं जी। लेकिन कुछ अंदरूनी खाना और भी खबरें हैं कि ये इससे भी ज़्यादा भारी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आ सकती है। सनाउल्लाह खान साहब के पास बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, इस हवाले से हम इन्हीं से शुरू करेंगे, यही पहले बात करेंगे। ये क्या होने जा रहा है, कितनी इन्वेस्टमेंट आ रही है, क्या मुल्क में महंगाई ख़त्म होगी, खुशहाली का कोई दौर दौरा हम देखेंगे अपनी ज़िंदगी में? सनाउल्लाह खान साहब। अच्छा, एक तो कुछ बातें क्लैरिफाई करनी है कि एक तो निगरान वज़ीर आज़म जो है वो UAE पहुंच चुके हैं, ठीक है, और उनका जो दौरा है वो 3 दिन का या 2 दिन का नहीं है, वो 4 दिसंबर तक जो है इन जो दोस्त ममालिक हैं, कुवैत है, UAE है, फिर दोबारा वो कुवैत और UAE के 2-3 उन्होंने साथ ही है वो मुल्क जाएंगे, तो 7 तकरीबन 1 हफ़्ते के इनका विज़िट होगा जो हमारी बात हुई है कुछ लोगों से। और पाकिस्तान को एक मौका मिल रहा है दोबारा से खड़ा होने के लिए, ग्रो होने के लिए और पाकिस्तान को दुनिया की ख़ासकर एशिया की मईशतों में अपना मकाम बनाने के लिए। और ये मौका मिल रहा है इस तरह कि जब वज़ीर आज़म अब जा रहे हैं तो ये तो बात उन्होंने उस दिन कैबिनेट के इजलास के बाद भी बता गई कि कुवैत के साथ उनके जो है $10 बिलियन के MOU साइन होने जा रहे हैं और वो इन्वेस्टमेंट करेंगे पाकिस्तान में मुख्तलिफ प्रोजेक्ट के लिए। और इसके साथ UAE के साथ भी तकरीबन इतने ही या इससे ज़्यादा के जो, क्योंकि ये SIFC के फोरम के ज़रिए इन चीज़ों को थोड़ा सा जब तक इनकी अनाउंसमेंट नहीं हो जाती, साइन नहीं हो जाते, तो इनको सीक्रेट रखा जा रहा है। तो वो बता सकते हैं हम किन शोबों में है, लेकिन ये $20 तो ये तकरीबन जो, लेकिन आपके पास खबर जो है टोटल तो इससे कहीं बढ़कर है। टोटल जो है जो वो $70 अरब के करीब इन्वेस्टमेंट होगी। उसकी मैं आपको तफसीलात इस तरह बता देता हूँ कि कुवैत $10 बिलियन करेगा, ठीक है, जो MOU साइन होने हैं, ठीक है। उसके बाद UAE है। अब इन्वेस्टमेंट की मुख्तलिफ मोड्स हैं और ये बड़ा पाकिस्तान के लिए एक अपॉर्चुनिटी आ गई है बहुत बड़ी थ्रू SIFC। और SIFC किया है, मैं प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बताऊंगा किस तरह काम हो रहा है। और उसके बाद UAE है। UAE का जो हुज्जम है ना, वो आप $10 बिलियन भी कह सकते हैं, $20 बिलियन भी कह सकते हैं इसके साथ। और उसमें मुख्तलिफ शोबे हैं, वो मैं आपको साथ साथ बताऊंगा। इसी दौरे में UAE के साथ भी MOUs पर दस्तखत होने जा रहे हैं, ठीक है। तो 2 ममालिक के साथ तो कन्फर्म हो चुका है कि MOU साइन होंगे, कुवैत के साथ और UAE के साथ। अब ये सिर्फ ममालिक नहीं है जो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करेंगे, इसमें सऊदी अरब
اور پہلی دفعہ بحرین اور قطر تو ہمیشہ سے کرتا ہے، لیکن قطر کی اور بحرین کے جو معاملات ہیں وہ بھی تقریباً فائنل سٹیج میں ہیں، اور پہلی دفعہ بحرین بھی بڑے پیمانے پر انویسٹمنٹ کرے گا۔ اس کے بعد آ جائیں سعودی عرب۔ سعودی عرب کے 2 پروجیکٹ تو تقریباً آپ نے بھی سنے ہوں گے، وہ ہو چکے ہیں۔ ایک امارکو ہے جو سعودی عرب کی سب سے بڑی آئل ریفائنریز اور آئل کمپنی ہے، وہ پاکستان میں آئل ریفائنری قائم کرے گی، پاکستان کی سب سے بڑی آئل ریفائنری ہوگی، اور سعودی یہ کمپنی جو ہے، سعودی حکومت $10 بلین کی اس میں انویسٹمنٹ کرے گی۔ یہ گوادر میں لگے گی، اور یہ بھی کافی فائنل سٹیج پہ اس پہ چیزیں جا رہی ہیں۔ اور ایک اور جو بڑا پروجیکٹ ہے جو سعودی عرب کرنے جا رہا ہے، جس میں انویسٹمنٹ کرے گا $7 بلین کی، وہ ریکوڈک کا کاپر اور گولڈ کا پروجیکٹ ہے، مائننگ کا۔ ٹھیک ہے، تو $17 بلین کے صرف 2 پروجیکٹ ہیں جو سعودی عرب تقریباً معاملات اس پہ فائنل ہیں، تو وہ کریں گے۔ اور کویت کے ہو گئے، جس طرح $10 بلین، کویت بھی بڑے عرصے بعد پاکستان میں نہیں، یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ جو یو اے کی حکومت ہے ثناء اللہ صاحب، وہ جو ان کی ایمریٹس ایئر لائن ہے، وہ جو ہم پی آئی اے کی نجکاری کرنے جا رہے ہیں، تو کیا وہ ایمریٹس ایئر لائن اس کو یہ تو نہیں خرید رہی؟ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، صرف پی آئی اے نہیں ہے۔ اچھا، دیکھیں وہ ایک پی آئی اے تو ایک پرائیویٹائزیشن کا اس کا عمل جاری ہے، اس میں اگر جی ٹو جی جائیں گے، جہاں سے اچھی آفر آئے گی آپ وہاں پہ جائیں گے۔ ایمریٹس ایئر لائن جو دنیا کی بڑی ایئر لائن میں جس کو مانا جاتا ہے، اور جس کی کوالٹی آپ نے بھی سفر کیا ہے، میں نے بھی کیا ہے، ریج نے بھی کیا ہوگا، ہمارے کئی دوست کرتے رہتے ہیں، تو ایمریٹس کی خواہش ہے کہ وہ پی آئی اے کو جو ہے پی آئی اے کے گود میں لے لیں، تاکہ یہ بھی دیکھیں وہ پی آئی اے ہے کیا، پی آئی اے کرنا وہ بھی آپ کو پتا ہے SIFC کے تھرو اس میں سارا کام ہو رہا ہے۔ اچھا، وہ بھی اسی چھتری تلے، اسی بینر تلے ہوگا۔ وہ جو ہے وہ آپ کو ایک خاص شیئرز اور مینجمنٹ کنٹرول آپ کو آفر کریں گے، ٹھیک ہے، جس طرح PTCL کا ہوا تھا، باقی ہوا تھا، کچھ شیئر حکومت اپنے پاس رکھتی ہے، باقی جو پرائیویٹ پارٹی آتی ہے اس کو دے دیتی ہے، اور اس کو مینجمنٹ کنٹرول بھی دے دیتے ہیں پھر اس میں۔ لیکن میں فی الحال وہ کیونکہ پرائیویٹائزیشن کا پروجیکٹ ہے، SIFC کے پروجیکٹ بالکل علیحدہ ہیں۔ ٹھیک ہے، تو میں آپ کو یو اے ای کے بتا رہا تھا، یو اے ای آپ کے جو ایئرپورٹ کی مینجمنٹس ہیں، ٹھیک ہے، اسلام آباد ایئرپورٹ ہیں، لاہور ہیں، کراچی ہیں، یہ ایک ہوں گے، ٹھیک ہے، تو ان کی مینجمنٹ کا کنٹرول کے جو ایگریمنٹ ہے وہ ان پہ نئی یہاں پہ ٹیکنالوجی لائیں گے، اس کی سروسز بہتر بنائیں گے۔ اس کے علاوہ اور کئی اداروں کی ان کے شیئرز خریدنے ہیں انہوں نے۔ پھر آپ کے پاس پاور پلانٹ ہیں، وہ بھی بیچنے جا رہے ہیں، کچھ جو بلو کی اور ساہیوال والے ہیں وہ پاور پلانٹس ہیں، وہ بھی $2.5 بلین کے ہیں، وہ ان کی بھی ڈیل بات چیت کی جا رہی ہے۔ پھر آپ کے ساتھ جو ایگریکلچر ہے، پاکستان ان ممالک میں کیونکہ یہاں پر یہ زیادہ تر فوڈ امپورٹ کرتے ہیں، زرعی اجناس امپورٹ کرتے ہیں، زرعی ملک ہے ہمارا بیسیکلی۔ یہ جو ممالک ہیں نا، سعودی عرب ہے، قطر ہے، کویت ہے، بحرین ہے، یو اے ای ہے، یہ ان کی تمام جو فوڈ کی ضروریات ہیں نا، یہ یورپ سے، افریقہ سے، انڈیا سے، ادھر سے امپورٹ کرتے ہیں، اور ان کی بلینز آف کئی سو ارب ڈالر کی ان کی ہر سال کی امپورٹ ہے۔ اور یہ میں داد دوں گا جنہوں نے بھی یہ پروجیکٹ بنائے ہیں SIFC کے تھرو، کہ وہ پاکستان کو یہ ایک موقع مل رہا ہے کہ پاکستان میں وہ کچھ زمین خاص مختص کریں گے، وہاں پہ جو پیداوار ہوگی جدید ایگریکلچر کے ذریعے، جس میں یہ خود ممالک انویسٹ کریں گے، ٹھیک ہے، وہ پیداوار وہاں پہ ایکسپورٹ ہوگی۔ اور جو پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، میں دوسرے حصے میں بتاؤں گا، جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے، تو اس سے ہمیں بینیفٹ کیا حاصل ہوگا۔ ہمارے یہاں ایک تو جدید ایگریکلچر متعارف ہوگی، اور اس کے بعد اس میں جب آپ فارن انویسٹر اس میں انویسٹ کریں گے تو لوکل بھی انویسٹر ان چیزوں کو یہاں بھی باقی انڈسٹری فروغ پائے گی۔ پاکستان کی جو فی ایکڑ پیداوار ہے وہ خطے میں سب سے کم ہے، ٹھیک ہے، جس زمین سے ہم 10 من پیدا کر سکتے ہیں وہاں سے 1 من پیدا کریں، تو یہ جب بیج، اس میں سیڈ ہو گیا، اس میں آپ کی مشینری ہو گئی، اس میں جدید طریقہ کار ہو گئے، اس میں کھاد ہو گئی، اس میں باقی چیزیں، جب اس طریقے سے آپ جائیں گے تو پیداوار آپ بھی ڈبل، ٹرپل یا 4 گنا زیادہ بھی پیداوار بڑھا سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ دیکھیں تھر کول میں انویسٹمنٹ ہونے جا رہی ہے، تھر کول بلاک 2 میں، ٹھیک ہے، اور تھر کول تک ریلوے لائن بھی بنے گی، وہ بھی ان پروجیکٹ میں شامل ہے۔ تو پاکستان کی جو انرجی جو پاکستان امپورٹ کرتا ہے، بہت بڑی انرجی کی، آپ کو پتا ہے 18 سے 20 ارب ڈالر کا ہر سال پاکستان تیل اور گیس امپورٹ کرتا ہے۔ بہت سے مسائل پر ہم نے ثناء اللہ خان صاحب بات کرنی ہے، اور میں نے یہ بھی پوچھنا ہے چونکہ پاکستان اس وقت بہت سے مسائل میں گھرا ہوا ہے، اور یہ جو انویسٹمنٹ SIFC کے تھرو آئے گی، کیا پاکستان ان مسائل سے نکل آئے گا، کیا ہونے جا رہا ہے؟ ابھی پروگرام میں وقت ہوا ہے ایک بریک کا، جب بریک سے واپس آتے ہیں تو بات کریں گے SIFC پر کہ یہ کیا ہے اور کس طرح سے کام کرے گی۔ ابھی پروگرام میں وقت ہوا ہے ایک بریک کا، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، دیکھتے رہیے پروگرام ریڈ زون۔
वेलकम बैक। हम प्रोग्राम में बात कर रहे हैं निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की, जो कि इस वक्त मुत्तहिदा अरब इमारात के दौरे पर हैं। और प्रोग्राम के पहले हिस्से में सनाउल्लाह खान साहब हमें बता रहे थे कि ये जो इन्वेस्टमेंट 20 अरब डॉलर से ज़ायद की पाकिस्तान में आ रही है, इससे क्या क्या मसाइल हल हो जाएंगे। SIFC का तस्करा आपने प्रोग्राम के पहले हिस्से में बहुत ज़्यादा सुना होगा। सनाउल्लाह खान साहब, कहिएगा कि ये SIFC है क्या और ये किस तरह से काम करेगी। रीज, बुनियादी तौर पर आपको पता है जब PDM की हुकूमत आई ना, तो मुल्क की इक्तिसादी सूरत हाल इस लेवल पे थी, ख़ासकर पाकिस्तान का रुपया बड़ी तेज़ी से गिर रहा था और पाकिस्तान के बारे में कहा जा रहा था कि ये डिफ़ॉल्ट कर जाए जी। अब डिफ़ॉल्ट हमने कभी देखा नहीं। जिन्होंने देखा है ना श्रीलंका में, वहाँ पे जहाँ पे डिफ़ॉल्ट होता है ना, वहाँ फिर आपकी लाइट बंद हो जाती है, आपकी फूड ख़त्म हो जाता है, आपकी ट्रांसपोर्ट बंद हो जाती है, आपके वहाँ इन्फ्लेशन 500% हो जाता है। तो शुक्र है हम उससे बचे। लेकिन उस वक्त एक ख्याल आया कि पाकिस्तान में जो ये स्ट्रक्चरल इशू हैं, इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं होती, आपको पता है कितने मुश्किलात हैं, और पाकिस्तान किस तरह अपना जो एक्सटर्नल सेक्टर है, अपने रिजर्व कैसे बेहतर करे, पाकिस्तान ने जो पेमेंट्स करनी है कर्ज़ों की अपनी, उनको कैसे करेगा और किस तरह आगे आगे। तो ये बड़ा IMF के पास भी हम चले जाएं फिर भी मसला नहीं। IMF ने 2-2.5 अरब डॉलर देने हैं और आपसे 1000 किस्म की शराइत पूरी करानी है। तो उस वक्त जब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ थे तो आपकी अस्करी क़यादत ने ये एक स्टेप लिया आगे और एक SIFC बनाई गई जून 2023 में, इसी साल। अब SIFC है क्या? SIFC के 3 वो हैं, टेयर्स कह सकते हैं। एक है SIFC की एपेक्स कमेटी है, जिसको प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं, जिसमें आर्मी चीफ हैं, 3 स्टार एक जर्नल हैं जो कि कोऑर्डिनेटर हैं इस पूरे SIFC के, और एक मेजर जनरल हैं जो DG हैं SIFC सेक्रेटरीट के। इसके अलावा जो प्लानिंग कमीशन के मिनिस्टर हैं वो हैं, 4 सूबों के वज़ीर आला हैं इसमें। एक ये एपेक्स कमेटी होगी। एक उसके बाद आ जाती है एग्जीक्यूटिव कमेटी। एग्जीक्यूटिव कमेटी में वज़ीर प्लानिंग हेड हैं और उसके बाद वही हैं चीफ ऑफ जनरल स्टाफ हैं, 3 स्टार जनरल हैं। इसके अलावा मेजर जनरल हैं जो DG हैं। इसके साथ फिर सेक्रेटरीज़ हैं, चीफ सेक्रेटरीज़ हैं सूबों के, सूबाई वज़रा हैं इसमें। और लास्ट पे है इम्प्लीमेंटेशन कमेटी, SIFC का जो भी डिसीजन होगा उस पर अमल दरामद। तो उसमें भी इम्प्लीमेंटेशन में भी SAPM है SIFC के, इसके अलावा DG हैं SIFC सेक्रेटरीट के मेजर जनरल साहब, और एक एडिशनल सेक्रेटरी हैं। तो ये बड़ा सिस्टमेटिक इन्होंने काम किया। और उसके बाद उन्होंने पहले ये चीज़ें हल करने की कोशिश की कि पाकिस्तान में एक तो पहले इलेक्शन एक्ट की तरह में तरमीम करके ना SIFC को एक लीगल कवर दिया गया और उनको पावर के ये जो काम करेंगे। और ये एक ऐसा फोरम है जिसमें मिलिट्री और आपकी जो सिविल लीडरशिप है वो इकट्ठी बैठकर मुल्क की जो इकनॉमिक इम्बैलेंस है उसको ठीक करने के मुख्तलिफ जो तजावीज़ हैं, या कोई कानून बनाना है, किसी चीज़ को ठीक करना है, और इसमें सूबों को भी शामिल करके ये काम शुरू किया गया। और ओहदे के लिहाज से चारों वज़राला जब आ गए तो चारों सूबों की इनपुट भी आ गई, चीफ सेक्रेटरी भी आ गई। ये देखें, इतना बड़ा अदारा, इतना बड़ा फोरम बना है, और ये महसूस किया गया है ये जो हमारे माशी मसाइल हैं, ये जो बढ़ती इन्फ्लेशन है, इतना बड़ा हमारा मुल्क है, अल्लाह ने इसे अपने जो ख़जाने हैं कुदरती उनसे माला माल कर रखा है, हम इनसे फ़ायदा क्यों नहीं उठा पा रहे। लाइफ स्टाइल का इतना काम है, ज़राअत में इतने हमारे पास मौके हैं, हम पूरी दुनिया को बरसीर का खिता अनाज सप्लाई करता, आज हम दुनिया से अनाज ले रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन चलो देर आए दुरुस्त आयद। तो अगर ये अगर 70 बिलियन डॉलर की जो इन्वेस्टमेंट की बात करें सनाउल्लाह साहब, अगर ये इसी SIFC के प्लेटफार्म से ये हो जाती है तो देखें किसी भी मुल्क के माशत को ग्रो करने के लिए एक मजबूत सरमायाकारी की ज़रूरत होती है। अगर ये कामयाब हो जाते हैं तो मैं समझता हूँ इस अदारे का मकसद जो है वो पूरा हो गया बनाने का। लेकिन ये अभी ये एग्रीमेंट होने हैं, इसके असरात जो अभी जो इन्वेस्टमेंट के जो MOU होंगे, फिर मादे होंगे, ये कब तक समरात आवाम को मिलेंगे? इसमें 2 साल लगेंगे, 5 साल लगेंगे? साहब, मैंने कहा कि जून 2023 में ये इदारा बना है। हाँ। और आज अभी दिसंबर नहीं हुआ, साल ख़त्म नहीं हुआ 2023। ठीक है। तो इन्होंने ये मोर देन 70 बिलियन के इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट ना सिर्फ इन्होंने तैयार कर लिए हैं, बल्कि इन ममालिक के साथ नेगोशिएट भी कर लिए, और अब इस लेवल पे आ गए हैं कि ये एग्रीमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। MOU यानी कि काम इस पे हो रहा है, जून से हो रहा है, MOU की तरफ जा रहे हैं। और आपको पता है कि जहाँ पर फौज बैठ जाती है फिर साथ में सिविल इदारों के, हाँ, फिर डिसिप्लिन भी आ जाता है उनमें। इसका देखना, ये प्रॉब्लम ये है कि आया कि पाकिस्तान के जो मसाइल हैं इससे हल हो जाएंगे। मेरा नहीं ख्याल इनसे मसाइल आ जाए। 2-3 साल के लिए आप कह सकते हैं
कि पाकिस्तान थोड़ा बहुत कंफर्टेबल हो जाएगा। मसला क्या है कि पाकिस्तान पे कि एक तो मैंने बताया कि फ़ॉरेन आपके जो करेंसी की रिक्वायरमेंट है, और फिर आपका जो है कि आपको आपकी आमदन कितनी है फ़ॉरेन करेंसी में, आपका एक्सपेंडिचर कितना है। आपको फ़ॉरेन करेंसी दो ज़राए से आती है, एक आपकी एक्सपोर्ट है जो गुज़श्ता 10 सालों से 20 से 30 अरब डॉलर के दरमियान खड़ी है, और उसकी बुनियादी वजह यही है कि हमारी एक्सपोर्ट सरप्लस नहीं है, हमारे पास कैपेसिटी नहीं है इससे ज़्यादा की एक्सपोर्ट करने की। नहीं, अब जब ये सरमायाकारी आएगी साहब, उससे हमारी जो एक्सपोर्ट बढ़ेगी ना। जी मैं यही बता रहा हूँ ख्वाहिश साहब, और यही काम किया जा रहा है। दूसरा हमारी जो आमदन है वो है रेमिटेंसेस, जो हमें हमारे जो पाकिस्तानी शहरी मजदूर तारकिन वतन हैं जो वो काम कर रहे हैं, जो भेजते हैं, लाखों की तादाद में है, वो तकरीबन 30 बिलियन डॉलर एनुअल, तो ये 60 बिलियन तकरीबन एवरेज आप कह सकते हैं हमारी आमदन है। एफडीआई है नहीं, 3 चीज़ों से ही आपकी फॉरेन करेंसी की आमदन होती है। और हमारे जो रिक्वायरमेंट है वो 80 से 100 बिलियन डॉलर है, क्योंकि आपने 50-60 अरब डॉलर की इंपोर्ट करनी है, फिर आपने जो कर्जे लिए हुए हैं 120 अरब डॉलर से ज़्यादा के, आपने उनकी रीपेमेंट करनी है। और हम करते क्या आ रहे हैं 30 साल से, कर्ज उतारने के लिए कर्ज लेते हैं, और आपकी इंटरेस्ट पेमेंट और आपकी पेमेंट बढ़ती जाती है। वो इस साल हमारी टोटल जो हमने पेमेंट करनी थी ना 2023 में 26 अरब डॉलर है। तो आप मुझे अब आपकी जब ये 70 बिलियन की इन्वेस्टमेंट मैच्योर हो जाएगी, ये पाकिस्तान के अकाउंट में नहीं आएंगे, उन्होंने मुख्तलिफ प्रोजेक्ट पे पैसा लगाना है। इससे होगा नहीं, इकॉनमी तो ग्रो करेगी ना। नहीं, इसकी नफ्सियात क्या है, इसकी नफ्सियात उन्होंने ये की है पाकिस्तान का इंपोर्ट बिल कम हो, जो पाकिस्तान बाहर से चीज़ें मंगा रहा है वो हम यहाँ पैदा करें, खुद अपनी पैदावार बढ़ाएं। एक ये साइकोलॉजी, इसकी नफ्सियात बनाई है इन्होंने, एक पॉलिसी बनाई है। दूसरा ये है कि जो चीज़ यहाँ हम तैयार करें वो उसकी हमारे पास एक्सपोर्ट सरप्लस हो। जिस तरह मैं आपको फूड की बातें बता रहा हूँ कि आपको इतनी हज़ारों एकड़ लैंड ये मुख्तस करेंगे इन प्रोजेक्ट के लिए जहाँ पर मॉडर्न फार्मिंग होगी, तो वो एक्सपोर्ट होगी, तो एक्सपोर्ट की आपकी कैपेसिटी बढ़ेगी। इसके अलावा आप अब जा रहे हैं आईटी सेक्टर में। इंडिया की जो आईटी सॉफ्टवेयर की एक्सपोर्ट है वो 100 बिलियन डॉलर से ज़्यादा है, हमारी 2-3 अरब डॉलर रहती है। हम भी वही लोग हैं, उसी खित्ते के लोग हैं, हमारा डीएनए भी वही है, हमारा दिमाग भी वही। ज़्यादा ज़हीन लोग। प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ काम करने का एनवायरनमेंट ही नहीं बनाया गया। जितने काबिल लोग हैं, मेरिट भी नहीं है। आपको पता है मेरिट भी क्या हालत है, आपके आईटी के जो एक्सपर्ट हैं वो बैरून मुल्क चले गए हैं, तो उनको रोकना पड़ेगा और आपको ट्रेंड करनी पड़ेगी। इसके साथ इन ममालिक जो हमारे दोस्त ममालिक हैं खलीज के, इन तमाम से पाकिस्तान ये भी रिक्वेस्ट करने जा रहा है कि आप हमें लेबर की डिमांड ज़्यादा से ज़्यादा दें। उसके लिए आप अपने इदारे यहाँ बनाएं, लाखों की तादाद में लोगों को ट्रेंड करें और लेके जाएं, खुद तलाश करें, खुद ट्रेंड करें। ये भी उनको पहली दफ़ा ऑफर किए, तो तब्दीली इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन मैं कहता हूँ कि ये जो बुनियादें रखी जा रही हैं आज, इसके समरात आने वाली नस्लें भी उठाएंगी। लेकिन मैं कहता हूँ ये स्टेप्स जो आज उठाए जा रहे हैं, आज हम जो मुल्क है हमारा जिस मुश्किल से दोचार है, जिस माशी गर्दाब में फंसा हुआ है, ये स्टेप्स तो आपको पता है आए रोज़ उठाए जाते हैं, लेकिन यहाँ बदकिस्मती से सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से और खींचातानी की वजह से, और जो मेरिट की खिलाफ वर्जी की आपने बात की है, राइट मैन राइट जॉब नहीं दी जाती, ऐसे लोग बैठा दिए जाते हैं जिनकी उस काम में महारत भी नहीं होती, ना उनकी दिलचस्पी होती है। इस वजह से हम यहाँ खड़े हैं। अब ये मैं समझता हूँ को ये जो अभी बनाया गया अदारा SIFC, जिसमें पाकिस्तान आर्मी की और जो सिविल क़यादत है इनकी शराकत में बालिहाज़ लोग शामिल किए गए हैं। इलेक्शन के बाद ये इस इदारे की जो पॉलिसियाँ हैं या इसकी रिकमेंडेशन है उनको किस तरह देखा जाता है, या कि नई आने वाली हुकूमत भी इसको चलाएगी? मैं कहता हूँ कि किसी की अगर देखें मुल्क के फ़ायदे के लिए बात है, किसी की जरूरत नहीं होगी कि इनकी पॉलिसियाँ चेंज कर सके। हम जिस बहरान में आज खड़े हैं, इसका वजह यह है कि हम पॉलिसियों का अदम तसलसल है। हम कोई भी रियासत हुकूमतें आती जाती रहती हैं, वज़ीर आज़म आते जाते रहते हैं, रियासत ने चलना है, इसको चलने दिया जाए ताकि यहाँ के लोग भी अगर इससे बेनिफिट देखें, अगर बेनिफिट होता है इस मुल्क में खुशहाली का जो सूरज है वो तुलू होता देख सकें। ठीक है जी, प्रोग्राम में वक्त हुआ है एक ब्रेक का। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे जो इस वक्त सर्दी बढ़ गई है और सर्दी के साथ साथ जो गैस की इस वक्त कंडीशन है पाकिस्तान में, और गैस के जो बिलों में होशरुबा इजाफा हुआ है, अवाम इससे बहुत ज़्यादा परेशान है, और फिर FBR में जो रिफॉर्म्स हो रही हैं उसकी भी, और नॉन फाइलर्स पर जो ज़मीन तंग की जा रही है उस हवाले से भी प्रोग्राम में बात करेंगे। अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक से वापस आते हैं, देखते रहिए प्रोग्राम रेड जोन।
वेलकम बैक। अब हम बात कर रहे हैं मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई की। ना सिर्फ महंगाई बढ़ रही है, मौसम भी तब्दील हुआ है, सर्दियां भी आ गई हैं और सर्दियों के आते ही गैस के जो बिल हैं उनमें होशरुबा इजाफा हुआ है। अवाम इससे बहुत ज़्यादा परेशान है, अखराजात बेहद हैं, तनख्वाहें बिल्कुल भी नहीं हैं। सनाउल्लाह खान साहब, ये जो इजाफा हुआ है बिजली के बिलों में, पाकिस्तानी अवाम तो इससे परेशान है ही। अब इस होशरुबा इजाफे की वजह क्या है? देखें, गैस का तो जो बिल आए हैं ना, जो इजाफा किया गया था गैस की कीमतों में 450% से ज़्यादा, और इसके साथ फिक्स चार्जेस लगा दिए गए थे। वो तकरीबन 8000% फिक्स चार्जेस थे ही नहीं पहले। अब तो आप गैस इस्तेमाल करें ना करें, बिल आएगा। वैसे गैस आती भी आजकल कम है, लेकिन उससे पहले मैं इन्फ्लेशन की, जो वीकली इन्फ्लेशन है जिसको सेंसिटिव प्राइस इंडिकेटर कहते हैं, 41%, वो 41% से ज़्यादा हो गई है। आप अंदाज़ा करें इस वक्त मुल्क में जो पॉवर्टी लेवल है ना, वो 50% से ज़्यादा क्रॉस कर चुका है। जो 50% लोग हैं, लोगों की जो कुव्वत ख़रीद है वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुकी है। और ये सेंसिटिव प्राइस इंडिकेटर को मैं इसलिए बड़ा अहम समझता हूँ कि ये बास्केट है, और जिसमें सिर्फ 33 या 34 एटम है, और वो एटम है जो आप, मैं, ये हमारा कैमरा मैन, ये हमारा प्रोड्यूसर, हमारा खाकरोब, हर बंदा वो चीज़ें इस्तेमाल करता है। उसमें घी है, उसके बगैर चारा नहीं है, उसमें देखेंगे उसमें दालें हैं, उसमें चावल है, उसमें दूध है, उसमें चाय की पत्ती है, मतलब उसमें आलू है, टमाटर है, बुनियादी चीज़ें। वो 41% है। और अगर उसको आप उसको वैसे देख लेना, अब ये जो है ना, फेडरल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स बता रहा है कि गुज़श्ता एक साल में जो आटे की कीमतें हैं वो 88% बढ़ी हैं। कितनी फीसद? 88%। गंदम सबसे ज्यादा पाकिस्तानी खाते हैं। आज मैं तंदूर पे रोटी लेने गया था तो 5 रुपए रोटी की कीमत में आज इजाफा किया। उनके गंदम मिल नहीं रही। मैं एक आटे की बोरी लेकर आया था, उस शख्स ने मुझे बताया, तंदूर वाले ने, कि उसने मुझे उसमें से भी 1000 रुपया ज्यादा लगाया। ये आज रोटी की कीमत में फिर 25 रुपए की रोटी। ये जितनी भी चीजें हैं जो मैं ये बता रहा हूँ, ये तमाम चीजें, ये कोई चीज भी 100% से कम इजाफा नहीं हुआ किसी चीज में। उसमें देखें, मिर्च है, चावल है, अदरक है, और इसके अलावा टोटा चावल है, लिप्टन चाय है, गुड़ है, आलू है। जो इंटरेस्टिंग बात जिस पे हम आना है, गैस चार्जेस। आप देखें जी, ये मैं अब नाजरीन को दिखा भी सकता हूँ, ये सरकारी जो इदारा है वो बता रहा है 1108% गैस की कीमतें बढ़ी हैं। 1108%। और मैं अपने नाजरीन के लिए ये अक्टूबर के बिल लेके आया हूँ, क्योंकि अक्टूबर में जो ये इजाफा हुआ है उसके बिल आ गए हैं और लोगों को नताइज सामने आ गए हैं और लोगों की चीखें निकल गई हैं। मैं बताऊं, ये एक शख्स का बिल है ना, जिससे मैंने खुद पूछा कि ना उसके घर में गीजर है ना हीटर है, और उसका बिल पिछले 12 महीने का मैंने चेक किया, 280, 200, 300, 400 रुपये आता है। अक्टूबर का बिल उसी कंजम्पशन पे 4210 रुपये है। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, आप अंदाज़ा कर लें कितनी कीमत बढ़ी है। और अभी जब आप लोगों को बिल पहुंच रहे हैं, लोगों के होश खता हो रहे हैं। फिक्स चार्जेस जो डाले गए हैं इस पर, जो आपने देने ही देने हैं, जिससे कीमत से कोई ताल्लुक नहीं है, वो 750 रुपये है फिक्स चार्जेस। अब फिक्स चार्जेस भी आपके पास आपकी कंजम्पशन से हिसाब से 2000 रुपये तक भी लग सकते हैं। तो मतलब है ये एक, ठीक है आप मुल्क मुश्किलात में है, लेकिन यार लोगों का भी ख्याल करें भाई। आप किस हिसाब में मुब्तला कर दिया इस कौम को। सनाउल्लाह साहब, ये तो अगला मैं आपको बताऊं, अगला इलेक्शन आपने देखा, नवाज शरीफ जब बाहर से आया तो बिजली का बिल लेके साथ आया है। बिल्कुल ठीक है, बिजली के बिल में भी इसी तरह इजाफा हुआ है। अब गैस, और ये गैस की कीमतों में पहला इजाफा नहीं हुआ अभी 1 जनवरी से फिर इजाफा करने जा रहे हैं। आप गैस इस्तेमाल कर ही नहीं सकेंगे, इतनी लागत हो जाएगी अब इसकी, बल्कि अभी हो चुकी है। ठीक है जी, अब हम बात कर रहे हैं ये जो एफबीआर में इस्लाहात हो रही हैं, ये मुसलसल रिफॉर्म्स क्यों करना पड़ रही हैं, और इस पर हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अशफाक तोला साहब, माहिर माशियात हैं। इनसे हम पूछेंगे कि ये रिफॉर्म्स जो हो रही हैं और मुसलसल हो रही हैं, इनकी वजूहात क्या हैं। जी तोला साहब, शुक्रिया हमें टाइम देने का। ये बताएं, दोबारा से टैक्स इस्लाहात की बातें हो रही हैं और फाइलर को की तादाद में इजाफे के लिए बात हो रही है, IMF की टीम भी पाकिस्तान पहुंच गई है, तो क्या कहते हैं, आपने भी कुछ काम किया था, उसका कुछ नतीजा निकला है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सनाउल्लाह साहब, बात ये है कि मैं ये समझता हूँ कि चलो कोई भी अच्छा इकदाम हो रहा हो उसको खुशामदीद कहना चाहिए हमें।
मगर मेरा ख्याल है ये तो मैं जब उस कमीशन की सरबराही कर रहा था रिफॉर्म एंड रिसोर्स मोबिलाइजेशन की, उसकी फाइनल रिपोर्ट तो नहीं आ सकी बिकॉज ऑफ पाउसिटी ऑफ टाइम ऑफ द गवर्नमेंट, बट इंटरिम रिपोर्ट आप पढ़ लेंगे, इसमें ये सारी चीजें मौजूद हैं। मुझे तो मेरा ख्याल है ये लग रहा है कि 3 महीने या 4 महीने जो भी देखे हैं इन्होंने, वो शायद टाइम वेस्ट ही किया है। ये अगर उस रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट कर देते, जिस दिन मैडम फर्स्ट डे आई थी, मैंने उनको कहा था, मैंने मुलाकात भी की थी उनसे, मैंने कहा आप ये देख लें, हर चीज मौजूद है उसमें। न्यू टैक्स रेवेन्यूज भी है इक्विटी के साथ कि जी बराबरी का निजाम होना चाहिए, उसमें ब्रॉडनिंग द टैक्स बेस की, ये जो पता नहीं अब ये क्या क्या एक्सप्लोर करने लगे। हमने तो बहुत सादा अल्फाजों में हमारी जो तजर्बे, और उस टीम में मेरे पास 100 लोग थे और वो प्रोफेशनल थे जो जिन्होंने टैक्स में काम किया है, उनका कंबाइंड तजर्बा मेरा ख्याल है हजारों साल से ऊपर निकल जाएगा। तो वो लोग थे, उनका तजर्बा भी इनको अच्छा नहीं लगता, पता नहीं किसका तजर्बा ये उठाना चाहते हैं। तीसरी चीज ये है आपकी सिंप्लीफिकेशन ऑफ लॉ, बिकॉज कि आपका जो बंदा जब भी आता है वो ये कहता है कि जी आप उसमें आसानी पैदा करें, वो भी हमने पैदा की थी उस रिपोर्ट में। तो फिर उन पर अमल दरामद तो नहीं हो सका और रेवेन्यू जनरेशन का भी इशू नहीं है, तो फिर ये मामला आगे कैसे चलेगा? ये डेटा इंटीग्रेशन की चूरन चूरन जो है ना, ये हम 2010 से बेच रहे हैं, सब बेच रहे हैं, मिलके बेच रहे हैं। और सबसे पहले ये स्टार्ट की थी अली अरशद हकीम ने, व्हेन ही वाज चेयरमैन नादरा, और देन ही बिकेम चेयरमैन एफबीआर, आपको तो पता है। तो उनसे ज्यादा कोई अच्छा नहीं जानता। ये डेटा हाफ डेटा है, अभी कोई इंटीग्रेशन नहीं है। जैसे मैं आपको मिसाल दे देता हूँ, अगर फर्ज करें एक सूबे में कोई प्रॉपर्टी का डेटा है वो कंप्यूटराइज है और दूसरे सूबे में कंप्यूटराइज नहीं है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये डेटा कि तोला साहब की, अगर फर्ज करें मेरे सिंध में अगर कंप्यूटराइज है रिकॉर्ड, मेरे पास 2 प्रॉपर्टीज हैं और मुझे केपीके में नहीं है और वहां मेरी 2 प्रॉपर्टी, तो आप कैसे इंटीग्रेट करेंगे? दूसरा इंटीग्रेशन, ये जो 4 हैं जो आम लाइसेंस, वो बिल्कुल इंटीग्रेटेड है, नादरा के पास रिकॉर्ड मौजूद है। गाड़ियों का रिस्पेक्टिव मोटर व्हीकल के पास है, और कुछ हम एडवांस टैक्स लेते हैं तो वो बिहार के पास वैसे ही मौजूद है। बैंकों के अकाउंट की पूरी डिटेल हमारे पास मौजूद नहीं है, वो हमें लेनी पड़ती है। क्रेडिट कार्ड का नया निजाम उन्होंने शुरू किया और ये बता देते हैं कि स्पेंडिंग, तो मुझे बैंकर्स ने कहा कि जी वो जो आप बताना शुरू कर रहे हैं तो उससे अब हमारी क्रेडिट कार्ड की पेमेंटें कम हो रही हैं, और जो हम चाह रहे थे फाइनेंशियल इंक्लूजन आ जाए उसमें काफी कमी वाकई हो रही है। तो उसमें देखें, जब तक आप सहूलतें नहीं देंगे टैक्स के उसमें आपको इंटीग्रेशन से कोई काम नहीं होगा। काफी ऐसे डेटा हैं जिसमें इंटीग्रेशन नहीं है। प्रॉपर्टी स्पेशली जो फाइलें बिकती हैं, आप कहां से इंटीग्रेट करेंगे तो उसको? नहीं हो सकती। तो ये चीजें ऐसी हैं जिसके रोड मैप हम बना रहे थे और हमारी फाइनल रिपोर्ट में आनी थी चीजें, बट वो भी मैं कह के आया था मैडम को कि जी अगर आप चाहती हो वो रिपोर्ट तो आप हमें। ठीक है सर, ये डेटा इंटीग्रेशन पे तो एक कमेटी भी बना दी है। अब वो कमेटी ये देखेगी जिसमें चेयरमैन नादरा जिसके सरबराह हैं और एफईआर के लोग भी शामिल हैं। ये बताएं, अब ये सहूलतें देने की बजाय इन्होंने तो जो टैक्स गुजार हैं उनको धमकियां देनी शुरू कर दी हैं। मुल्क भर में नए टैक्स ऑफिसेज बना रहे हैं और कह रहे हैं जो नॉन फाइलर हैं उनके तो हम शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर देंगे, बिजली गैस के कनेक्शन मुनक़ता कर देंगे। तो इस तरीके से तो मेरे ख्याल में फिर आप टैक्स फाइलर को बढ़ा सकते हैं। देखिए, टैक्स ऑफिसेज की बात जहां तक आप कह रहे हैं, तो ये तो 2015 में हम कर चुके हैं। इस पे एक प्रेजेंटेशन हुई थी जब निसार मोहम्मद खान साहब चेयरमैन एफबीआर थे, जब ये मौजूदा चेयरमैन उनके स्पेशल असिस्टेंट होते थे चेवाना साहब, उस वक्त मेंबर ऑपरेशन इंलैंड रेवेन्यू होते थे डॉक्टर मोहम्मद इरशाद, जो कि बाद में चेयरमैन भी बने कुछ अरसे के लिए। तो उस दौर में डॉक्टर इरशाद और उनकी टीम, जिसमें मेरा ख्याल है तो आज 21 ग्रेड के अफसर अब हो गए, वो मौजूद थे और उन्होंने ये बनाई थी मुफस्सिल रिपोर्ट जिसको हम कहते हैं, वो बनाई थी। ये बहुत पुराना और उसको हॉल्ट किया गया था, मैं खुद परेशान था। और ये डार साहब जब वजीर खजाना होते थे और हारून अख्तर साहब इम्प्लीमेंटेशन कमेटी के चेयर होते थे, मैं मसूद नकवी और आबिद शाबान साहब होते थे, उस वक्त ये पूरी रिपोर्ट आई है, अब उसको शेल्फ कर दी गई, अब मेरा ख्याल है दोबारा निकाल दी गई। सर ये तो अब इशू नहीं है कि टैक्स कलेक्शन कम है। टैक्स कलेक्शन तो आपकी जो टारगेट है उससे ज़्यादा हो रही है और इतना इशू नहीं है। इशू तो आपके ये हैं कि आप मज़ीद टैक्स कलेक्शन करना चाहते हैं, फाइलर बढ़ाना चाहते हैं। तो मसला रेवेन्यू जनरेशन तो नहीं है। देखिए, ये होने को तो हो सकती है, बिकॉज के आपका मसला ये है
کہ آپ کے پاس پورا ڈیٹا نہیں ہے، نہ آپ اس ڈیٹا کو پرسو کرنا چاہ رہے ہو. دیکھیں انڈیا میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو یوز کر کے پچھلے 3 سالوں میں آپ نے اپنا ٹارگٹ اپورڈ ریوائز کیا ہے. یعنی کہ اگر آپ نے 100 روپے کا ٹارگٹ رکھا تھا تو آٹومیٹکلی 110 آپ نے کر دیا کہ یار اب ہمارے پاس انفارمیشن اتنی ہے کہ مل رہا ہے. سر یہ بتائیں کہ جو آپ کی ریکمنڈیشن تھی ان کو تو سائٹ پہ ڈال دیا، اب آئی ایم ایف کی ٹیم آ رہی ہے، اس نے جا کے ان کو بتانا ہے کہ کس طرح فائلر آپ کے بڑھ سکتے ہیں. تو ماضی میں بھی یہ کئی دفعہ ہو چکا ہے. تو آپ کی ریکمنڈیشن کو ڈال کے باہر کے لوگوں کو بلا کر ان سے ریکمنڈیشن لینے سے کوئی اثر پڑے گا؟ یہ آپ میری بات سنیں. اگر میں کہوں کہ جی الحمدللہ میری کیپیسٹی آج 15,000 ارب کی ہے، جو میڈم نے کہا میرے حساب سے 12,000 ہے. میں نہیں سمجھتا کہ 15,000 میں کوئی صداقت ہے. 12,000 ارب کی میری کیپیسٹی، اور اگر میں 9,000 ارب کا ٹارگٹ رکھوں اور انفلیشن مجھے 23% کا مل جائے یا 24% کا مل جائے تو کون سا کمال کیا ہم نے امپورٹ کھولنے کے بعد. ٹارگٹ پھر ایڈوانسز ہم لے لیتے ہیں، ہم لوگوں کے ریفنڈ نہیں دے رہے. تو یہ کوئی گیدر سنگھی نہیں ہے. مین یہ ہے کہ آپ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں. میری رپورٹ میں لکھا ہے، ورنہ میں یہ کبھی نہیں دیتا، اور یہ رپورٹ کانفیڈینشیل تھی، یہ میں کبھی ڈائیولج نہیں کرتا جب تک میڈیا میں یہ لیک کسی نے نہ کی ہوتی. اس رپورٹ کے اندر ایک ٹیبل ہے، آپ ذرا دیکھ لیجئے گا ثناء اللہ صاحب. اس رپورٹ میں ہم نے یہ لکھا ہے کہ جی کے ٹوٹل 75 لاکھ یا 76 لاکھ این ٹی این ہولڈر ہے. اس میں سے 36 لاکھ این ٹی این ہولڈر جو تھا وہ ریٹرن فائل کر رہا تھا، اس میں سے 14 لاکھ وہ تھا جو نیل ریٹرن فائل کر رہا ہے. تو بھائی اب وہ 76 لاکھ جنہوں نے پہلے این ٹی این لیا تو اسی کو ہی بھروا لو. 65 لاکھ کرنے کی، اور نئے کوئی اس میں آپ کو نہیں، وہ آٹومیٹکلی نئے 4-5 لاکھ آ جاتے ہیں. جن کو پراپرٹی لینی ہے انہوں نے کر لیا، جن کو 7E کی ایگزمپشن چاہیے وہ این ٹی این فائل کر لیتے ہیں. تو یہ کوئی کمال نہیں ہے آپ کا. میں یہ سمجھتا ہوں جو آپ کے نیٹ میں آ گیا اس کو ریٹین کرنا سب سے بڑا ریٹین کرنا کمال ہے. ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ ہمیں ٹائم دینے کا. جی بہت شکریہ. ارے سنا آپ نے کہ تولا صاحب خود کیونکہ ٹیکس ایکسپرٹ ہیں اور ٹیکس پر ریکمنڈیشن بھی دی ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ جو حکومت ایف بی آر چاہتی ہے یا آئی ایم ایف چاہتا ہے کہ 20 لاکھ ٹیکس فائلر مزید بڑھائے جائیں، تو جو یہ طریقہ کار اختیار کر رہے ہیں اس طریقے سے نہیں بڑھے گا. ماضی میں بھی آپ کو شاید یاد ہو، مشرف کے زمانے میں فوج کے ذریعے یہ کام فورسلی یہ کبھی کام نہیں ہوگا، فرینڈلی ایٹماسفیئر دینا طریقے سے پڑے ہوگا. گا. لوگوں کو جو ہے لوگوں کو آسانیاں دینی ہوں گی، اور یہ آپ کا جو ٹیکس ریٹرن فائلنگ سسٹم ہے نا اس کو آسان بنائیں. عام فہم ہو، وہ ہے ہی نہیں. لوگوں کے اندر خوف ہے، لوگ ٹیکس آفس جاتے ہوئے ڈرتے ہیں. وہ کسی کو پیسے دے دیتے ہیں، ٹیکس آفس سرکار کو پیسے دینے کے تیار، رشوت دینے کے لیے آسان ان کے لیے. اور تو ٹیکس کی یہ فائل جو دھمکیاں، یہ جو ایف بی آر کی طرف سے دھمکیاں میز بیان آتے ہیں نا کہ جی اب بجلی کے کنیکشن بند کر دیں گے، یہ کر دیں گے، تو آپ اس سے خوف پھیلے گا، چیزیں نہیں اس ہوں سے گی. کاروباری ماحول خراب ہوگا، فائدہ کو نہیں ہوگا، ٹیکس اکٹھا نہیں ہوگا. خوفزدہ ماحول کو ختم کرے، دوستانہ ماحول بنائیں تاکہ یہ ٹیکس جو ہے بڑھایا جا سکے. اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہوا. انشاءاللہ آپ سے اگلے ہفتے ملاقات ہوگی. بہت سارے نئے تجزیے، بہت سارے نئے تبصرے اور بہت سارے نئے موضوعات لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ نگہبان.